कभी 2 सीटें थी, आज 303 सीटें हैं। समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये सफर जितना सुनने में आपको आसान लगा ना, उतना आसान रहा नहीं। इसके लिए कड़ी मेहनत की गई, बड़े बड़े नेता आए जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया, सशक्त किया। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि वो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो जनता के बीच में लाए गए और उनको पूरा किया गया और फिर धीरे धीरे जनता का भरोसा कायम हुआ। 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए बीजेपी पर जिस तरह से जनता का भरोसा बढ़ा है, उसका सीधा सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ऐसे नहीं कि पहले कोई बड़े चेहरे नहीं रहे, आडवाणी जी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एक इतिहास रचा है वो किसी से छिपा नहीं है। आलम अब यह है कि उनके नाम पर अमित शाह का चेहरा देखकर, योगी का चेहरा देखकर लोग वोट दे देते हैं। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तो 43 साल हो गए हैं, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और आज अपना 43वां फाउंडेशन डे भी ये लोग मना रहे हैं। जनसंघ तो खैर पहले आ गया था ना सर, नींव तो इसकी 1951 में रख दी गई थी, लेकिन हाँ, तो ये पूरा एक प्रोसेस रहा है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? कैसे 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक का सफर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो युग है, मोदी युग जिसे कहते हैं बीजेपी के अंदर, ये स्वर्णिम युग है बीजेपी का। लेकिन बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, वहाँ से यहाँ तक की कहानी भी करेंगे, फिर मोदी युग जो है उसकी भी बात करेंगे। अटल आडवाणी की जो पार्टी थी, वो जो मुद्दे उठाए गए, आप दो पार्टियों को देखिए। आप आज इस वक्त मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पतन पे जा रही है, खत्म होती जा रही है और बीजेपी राइज कर रही है। इन 70 सालों में आज़ादी के बाद एक वैक्यूम हुआ, अंग्रेज गए, अंग्रेज़ों के इससे पहले से ही डील कर रही थी कांग्रेस, और जैसे ही अंग्रेज निकले, वही कांग्रेस जो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए घेर रही थी, लोगों ने उन्हीं को वोट दिया कि यार ये चेहरे, इनके साथ तो हम लड़ें, ये अपना देश अच्छा चलाएंगे, और उनको सत्ता में ला दिया। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 70 साल तकरीबन जो कहा जाता है, 70 साल तक कांग्रेस रही। पहले फुल फ्लेजेड में रही कांग्रेस, एक वक्त में इतनी सीटों पर भी रही जितनी बीजेपी अभी पहुंची भी नहीं, 400 के लगभग भी सीटें रही है कांग्रेस की। तो वो उरूज भी देखा है कांग्रेस ने। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी छटपटाती रही इन चीज़ों के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष करती रही, विपक्ष में जाने के लिए संघर्ष करती रही, मुद्दे उठाती रही। वो 70 साल जो मेहनत की है बीजेपी ने, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो नेता थे, वही थे जिनकी आज तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यालय में लगाते हैं। अटल जी हैं, आडवाणी जी हैं, उनसे पहले जो संघ के बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो संस्थापक हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। किस तरीके से खुद हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें आपने देखी होगी, जब वो लाल चौक पे गए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ में तिरंगा फहराने के लिए, तो बहुत ही संघर्ष हुए। संघर्ष ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ जो मिली है, ये जीते जो मिल रही है, ये बहुत ईजीली मिल गई है। बस ये है कि जिसने संघर्ष ज़्यादा किया है वो उसकी वैल्यू उतनी ही समझता है, और जिसे चीज़ें इजीली मिली है वो उसकी वैल्यू उस तरीके से समझता है। तो अगर वो जा भी रही तो कोई बात नहीं, चली गई तो वापस आ जाएगी, ऐसा लगता है। बहुत इजी ग्रैब है, जल्दी से आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये संघर्ष बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने किया और लंबे वक्त तक किया, और उस लंबे वक्त को करके जो सींचा, तो आज वो कमल का पेड़ जो बना, कमल का फूल, कमल का पेड़ बना, और उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि आज पूरे देश में अलग अलग जगह पर हर स्टेट में इनकी सरकार है। पूर्वोत्तर जहां सोचा नहीं जा सकता था, आज वहां पर हर स्टेट में या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी वहां पर किसी के साथ कोalition करके सरकार चला रही है। और ये वो पूर्वोत्तर है, मैं इसलिए पूर्वोत्तर का जिक्र यहां पर कर रहा हूं कि इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहां से आपको लोकसभा की ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर माइनॉरिटी है जो सबसे ज्यादा, और माइनॉरिटी में बीजेपी सरकार चला रही है, माइनॉरिटी में बीजेपी के लोग सरकार में बैठे हुए हैं। ये बताता है कि बीजेपी अपने आप को किस तरीके से रिफॉर्म करने में लगी है। फिर आता है मोदी युग, अटल आडवाणी युग हमने देखा, और अब आया है मोदी युग। मोदी युग को स्वर्णिम काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक आदमी है नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, संगठन से वो आते हैं, पहली बार विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, जब से जो उन्होंने चुनाव लड़ना चालू किया है, आज उनको 22-24 साल हो चुके हैं, वो आदमी आज तक हारा ही नहीं। जीतते रहे, विधायक बनते रहे, पहली बार सांसद बने, प्रधानमंत्री बन रहे, मतलब पहली बार विधायक में सीएम बन रहे, पहली बार सांसद में पीएम बन रहे, और जहां पर जा रहे हार ही नहीं रहे। हराने के लिए विपक्ष 4-4 घंटे तक जूम कॉल कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इस आदमी का तोड़ निकाले तो निकाले क्या। जो उनको कहा जाता है चाय वाला बोलो, वो उसे हथियार बना लेते हैं।
चौकीदार बोलो वो हथियार बना लेते हैं, मौत का सौदागर कहो वो उसे हथियार बना लेते हैं, सुपारी देने की ऐसी बातें कर जाते हैं, लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अटैच हो जाते हैं। तो जहां तक अच्छा विपक्ष जो है, अब विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सामने सरकार में बीजेपी है या उनके सामने जो सरकार चला रहे हैं मोदी, वो लड़े तो लड़े किससे। और जहां वो बीजेपी से डिरेल होकर मोदी पे आते हैं, पूरा गेम पलट जाता है। मोदी उसको अपने ऊपर लेके पूरा ऐसा चौका मारते हैं कि विपक्ष शाहरुख खाने चित हो जाता है। आप देख लीजिए, हमने इससे पहले आम चुनाव में देखा, उसके बाद स्टेट इलेक्शन में देखा, हर जगह पर पंचायत चुनाव तक में नाम जो है, पंचायत चुनाव में देखिए आज से पहले कौन ऐसा शख्स था जो पीएम के नाम पे चुनाव लड़ता था। आज बीजेपी में हाल ये है कि पंचायत चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है। हर स्टेट में वसुंधरा राजे के लिए, जब वसुंधरा राजे चुनाव हारी थी, तब उस वक्त चुनाव में नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मतलब जिस जगह से लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी निकाल के ले आती है, सारी, एक भी नहीं छोड़ती है, वहां पर स्टेट इलेक्शन हार गई है बीजेपी, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो मोदी करिश्मा है और वो करिश्मा बीजेपी यहाँ पर निभा रही है, और ये कह सकते हैं कि उसको निभाना भी चाहिए। इसके लिए एक बड़ा संघर्ष है, उस संघर्ष को भी माना जा रहा है। आप देखिए, उस संघर्ष में बहुत सारी चीजें होती है। जब संघर्ष का दौर चलता है तो बातचीतें होती हैं। आप जब बन जाते हैं कुछ, जैसे अगर कांग्रेस की हम चर्चा करें, कांग्रेस जब सरकार में होगी और कांग्रेस में सब जब होगा, तो वो बातचीत कैसे करते होंगे, यार उस स्टेट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो बीजेपी जब सत्ता के बाहर थी, तब इनके एजेंडे में था कि हमें 370 हटानी है, यार ये हटा के रहेंगे। तो अब इनका वो सारी चीजें ये करते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो इम्प्लीमेंट उन्होंने सोचा है उसे करते जा रहे हैं। और आप एक और चीज जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, आप एक बात सोचिए, जो इस गवर्नमेंट ने काम किए हैं, मैं उंगलियों पे गिनाता हूं, आप नोटबंदी, जीएसटी, 370, आपका जिस पे ट्रिपल तलाक हुआ, आप ये लाइन से ऐसी चीजें ले लीजिए, और एक बार को सोचिए कि इनमें से एक भी फैसला पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने ले लिया होता, वो लेती, वो गिर जाती। ये कुछ भी कर रहे हैं और जनता का साथ है इनको, तो ये कैसे आया है? बिल्कुल, मतलब मुझे याद है जब गुजरात चुनाव कवर करने के लिए गए थे हम, तो जिस जिस विधानसभा सीट पर गए, हमने जाकर पूछा यहाँ से कैंडिडेट कौन खड़ा है। आपको सर हैरानी होगी, कैंडिडेट का नाम नहीं पता था। फिर पूछा, अच्छा भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पे दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी के नाम पर दे रहे हैं। ये उनका करिश्मा है जो वहां पर हमें दिखाई दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुझे एक फैक्टर ये भी लगता है कि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है, अपने हर युवा नेता को मौका देती है, मतलब जिम्मेदारी देती है, उसको सशक्त बनाती है और लोगों के बीच में लाती है। अब मैं आपसे पूछूं दर्शकों से कि कांग्रेस के कितने बड़े चेहरे इनको पता है, या आप सोचते हैं कि वो एलिजिबल हो सकते हैं, या आप उन्हें जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, आप एक लाइन पूछिए कि कांग्रेस में पीएम कैंडिडेट कौन? उनके खुद के जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी समर्थक आप नेताओं से पूछिए, हाँ, नहीं बता सकते। वो एकदम से उनका फंबल हो जाता है, वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले राहुल गांधी का नाम या नहीं ले। लेकिन अगर जनरली भी मैं पूछूं कोई बड़े नेताओं के नाम बताइए, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। राहुल का नाम ले या ना ले वो एक अलग मसला है, वो कोई और उस पद के लिए है या नहीं, उसका नाम ले या नहीं वो भी अलग मसला है, वो भी अलग मसला। आप खड़गे को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी गहलोत को नहीं कर सकते, आप बघेल को नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे नेता का नाम ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डेकोरम है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, संगठन है ही नहीं। जो सोचा जाएगा वो गांधी परिवार की तरफ से होगा और ये कहा जाएगा। और आप यकीन मानिए, बीजेपी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को समझ गए, और यही वजह रही कि इतना ज्यादा बीजेपी ने इसको प्रोवोक कर दिया, लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि ना सिर्फ राहुल गांधी को संसद, मतलब राहुल गांधी थे उत्तराधिकारी, युवराज, ये सब उनके साथ नाम होते, सोनिया के हटने के बाद अध्यक्ष उन्हीं को बनना था, लेकिन इतना ज्यादा दिमाग में डाल दिया कि उनको हटा के एक गैर गांधी परिवार का शख्स अध्यक्ष बन के बैठा। और वही वाली बात है, जैसे मनमोहन सरकार में हमने देखा था, प्रधानमंत्री उनको बना दिया, लेकिन कहा जाता था कि रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था। अभी भी वही सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन वही जैसे कि सर ने कहा, दबाव इतना बना दिया कि किसी और को गांधी परिवार से अलग हटके किसी को बनाना पड़ा। एक आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं, 1984 में 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, 1989 में सर ये आंकड़ा बढ़कर हुआ 85 सीटें,
1991 में जब चुनाव हुए तो 120 सीटें, 1996 में 161 सीटें, ग्राफ देखिएगा कैसे बढ़ रहा है। 1998 में 182 सीटें, 1999 में 183 सीटें, 2004 में फिर डाउन हुआ 138 सीटें हुई, 2009 में फिर डाउन हुआ 116 सीटें हुई, उसके बाद 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें। यानी उम्मीद है कि जो 2024 के जो आंकड़े आएंगे, वोट परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद है और सीटें तो बढ़ने की उम्मीद है ही। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी के करिश्मे से कह लीजिए, या फिर वो मोदी मैजिक, मोदी लहर जो सारी चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए। अब आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? 2024 में आप किसको पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? एक और चीज, हाँ बिल्कुल, लहर कब तक चलेगी? मतलब चालू हुई है, आप देखिए तब तो 2 टर्म निकल गए हैं, लहर होती है, आप समुद्र की लहरें थम जाती है, सुनामी थम जाती है इतने देर में। ये मोदी वेव कब थमेगी? विपक्ष का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। तो इसके ऊपर काम कर रहा है विपक्ष, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। और सच मानिए कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इन चीज़ों में सिफर साबित हुए हैं। गुजरात के अंदर जितने लोग वहाँ पर इलेक्शन में गए थे, हमने देखा था गुजरात के अंदर जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट थे ये कह रहे थे कि अब तो एंटी इनकम्बेंसी लगी जाएगी। 22-24 साल हो गए, सरकार कितना झेलेगी, पब्लिक झेलेगी। उस सबसे बड़ी जीत करके आ जाती है बीजेपी। हाँ। तो क्या है ये, कौन सी चीज़ें हैं जिसको ये इस्तेमाल में लेके आते हैं, लेकिन जो दाव लगाते हैं वो हर बार सही साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो, जो भी आरोप विपक्ष लगाता है या फिर जो भी उल्टी सीधी बातें बोलता है, उसी को जिस तरह से हथियार बनाते हैं, मुझे लगता है सारी चीजें फिलहाल फेवर में जा रही हैं। और इसीलिए मैंने लहर वर्ड का इस्तेमाल किया, जो हम 2014 से सुनते भी आ रहे हैं कि लहर ऐसी चल रही है कि सामने कोई आता भी है तो उसको साइड करके और आगे निकल जाती है। और लहर कब तक चलेगी, विपक्ष का सवाल है, जवाब उन्हें कब मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनते हुए आप देखना चाहते हैं और क्यों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।